नमस्कार। डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, यूपी में जातीय टकराव की नापाक कोशिश कौन कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इटावा कांड क्या महज इत्तेफाक है या फिर वाकई एक सुनियोजित साजिश है? क्योंकि इटावा के कथावाचक मामले में जिस तरह से हिंसा भड़की, जिस तरह पथराव हुआ और जिस तरह पुलिस को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी, उससे तो यही लगता है कि ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लगती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ साफ कह चुके हैं कि जातीय विद्वेष फैलाने वालों को बख्शा नहीं। उन्होंने अधिकारियों को अलर्ट कर दिया है। सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि साजिश करने वालों को तुरंत बेनकाब किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। योगी आदित्यनाथ साफ कह चुके हैं कि राज्य में जातीय विद्वेष फैलाने की साजिश रची जा रही है। इटावा कथावाचक मामले में 19 उपद्रवी गिरफ्तार हो चुके हैं और 13 गाड़ियों को सीज किया। मामले की जांच एडीजी कानपुर जोन ने झांसी रेंज को सौंप दी है, यानी कि सरकार अब फुल एक्शन मोड में है। इधर सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर सीधा वार किया। योगी ने कहा कि जातीय संघर्ष कराकर परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने वाली पिछली सरकारें ही इस माहौल की जिम्मेदार हैं। उधर अखिलेश यादव का पलटवार भी कम नहीं है। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी का यह पुराना खेल है, दबाव बनाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं। यूपी पुलिस संविधान से नहीं, बीजेपी के कमल से चल रही है। सवाल उठता है कि आखिर कौन लोग हैं जो यूपी में जातीय तनाव भड़काना चाहते हैं, और क्या ये सब अचानक हुआ या इसके पीछे कोई मास्टरमाइंड है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या ब्राह्मण और यादव मामले से बात बहुत आगे बढ़ गई है? क्या इटावा केस के बहाने 2027 का टारगेट सेट किया जा रहा है? आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखें। जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है। खेल भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना है। दबाव बनाने के लिए पुलिस किसकी है? पुलिस कोई संविधान से थोड़ी चल रही है। पुलिस भारतीय जनता पार्टी का कमल लेके चल रही है। उस घटना की हम निंदा करते हैं। अगर किसी ने 2 आधार कार्ड बनाया है तो उनके खिलाफ भी मुकदमा लिख करके 420 का फराडगिरी का उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कोई गगन यादव नाम के व्यक्ति हैं जो वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ पे भड़काने का काम किया। अब बाहर के लोग पकड़ने के लिए उनको पकड़ने नहीं, तो बिना फालतू में जो कोई कसूर नहीं है उनको पकड़े फिर रहे हैं। फर्जीवाड़ा है और आधार कार्ड तो ऐसा है कि कहीं भी डुप्लीकेट बन जाते हैं। असलियत तो पता चलेगा, नंबर डालने से उसकी सारी डिटेल जो ओरिजिनल है वो निकल के आ जाएगी। हिंसा करना, अपराध करना, अराजकता उत्पन्न करना, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं और ऐसे में अखिलेश यादव जी उनको संरक्षित करने का कार्य कर रहे हैं। कोई कार्य नहीं की है और कठोर कार्रवाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं और अभी पूर्णतः शांति है। कुछ लोग हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है और कठोर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, मुद्दा संवेदनशील है। वैसे ही संवेदनशील और अति विशिष्ट मेहमान हमेशा की तरह हमारे साथ आज भी पैनल में हैं। मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनंत विजय जुड़े हुए हैं डिबेट में। शांतनु गुप्ता रहेंगे सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ। इसके अलावा विजय शंकर तिवारी विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉली शर्मा कांग्रेस की प्रवक्ता जुड़ेंगी। प्रदीप भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सतीश प्रकाश राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ होंगे। इसके अलावा सुहेल देव पार्टी से प्रवक्ता पीयूष मिश्रा हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सबसे पहला सवाल प्रदीप भाटी मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अराजकता फैलाने के लिए सीमाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है, बाहर से लोग बुलाए जा रहे हैं और यादव उपनाम का, यादव सरनेम का अनुचित लाभ उठाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और ये इनका पुराना खेल है। ऐसा आपको क्यों लगता है? आपको क्यों लगता है कि फर्जी आधार कार्ड एक दिन में बन जाता है? क्या फर्जी आधार कार्ड
भी अगर आप बनवाने चलेंगे तो उसमें भी समय लगता है। इनके पास से फर्जी आई कार्ड बरामद हुआ है, ये जो कथावाचक हैं, आपको क्यों लगता है कि ये भाजपा का खेल है? देखिए, सबसे पहले तो ये दो अलग बातें हैं अनुराग भाई। मैं बात वहीं से शुरू करता हूं जो हमारे में नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने आज कही है कि उत्तर प्रदेश का समाज ये नकारात्मक ये गलतियों से समाज नहीं बटेगा और ये और एकजुट होगा। हम सामाजिक न्याय की लड़ाई और मजबूत होगी। जो भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का द्वेष भावना पीडीए के साथ रखती है वो उनकी राजनीति में मुंह खाएंगे। और उत्तर प्रदेश एक संगठित सभी सर्व समाज का प्रदेश है जहाँ पे सभी एक दूसरे के भाईचारे के साथ रहते हैं। दूसरी बात आपने कही फर्जी उसकी आधार कार्ड की। मुझे नहीं लगता कि फर्जी जो आधार कार्ड टीवी मीडिया में चल रहा है वो आधार कार्ड एक ही नंबर का है, उसमें शायद 2 आधार कार्ड नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो बता दीजिएगा। उसमें एक ही आधार कार्ड है जिसमें नाम 2 बार चेंज किया गया और उसकी स्पष्टीकरण या तो वो खुद व्यक्ति देंगे या सरकार देगी जो कि कैसे नाम बदला गया और किस कागजों को देखते हुए नाम बदला गया। ये एक टेक्निकल इशू है। 2 आधार कार्ड नहीं है, आधार कार्ड एक ही नंबर एक ही है, उसी पे आधार कार्ड नंबर गया। आप भी अपना नाम चेंज करा सकते हैं एफिडेविट लगा के, जैसे भी जो भी प्रक्रिया होगी वो भारत सरकार बखूबी जानती है और वो इन सबको करती है। लेकिन कुछ गिने चुने लोग अपने आप को सो कॉल्ड प्रभुत्ववादी वर्चस्ववादी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की मानसिकता वाले लोग वो जरूर ये चाहते हैं कि पीडीए समाज कमजोर हो, वो किसी भी तरह से उसका कोई उसकी गरिमा ना रहे, उसकी प्रतिष्ठा पे दाग लगे, उसको कैसे कमजोर किया जाए, उसमें वो लगे रहते हैं। आज भी आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता यहाँ पे मौजूद नहीं है। वो साफ दिखाता है कि वो पीडीए के साथ कभी थे भी नहीं। वो उनके हक और हुकूक की लड़ाई में कभी उनके साथ नहीं रहे। आज तक एक आंदोलन भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए खड़ा किया हो तो बताइए। और आपका जो ये शीर्षक है उसमें कहीं पे भी यादव वर्सेस ब्राह्मण ना है और इसमें भी और भी जातियां थी, चाहे वो दलित एक भाई जो नेत्रहीन भी हैं वो भी इसमें उनके साथ भी बड़ा दुर्व्यवहार हुआ, उनकी भी चोटी काटी गई, उनको भी मारा पीटा गया, गाली गलौज करी गई और आपत्तिजनक भाषा का भी प्रयोग किया गया। तो ये सब कानून के ये जो भी हैं ये सब लॉ एंड ऑर्डर के विषय हैं। इनको भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उसको जाति के साथ जोड़ के और किस तरह से वहाँ पे एक जातियों के बीच में लड़ाई कराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की पुरानी राजनीति है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो पूरे तरह से उत्तर प्रदेश में पिछले 9 साल के अंदर 8-8.5 साल के अंदर विफल रहे हैं। उन्होंने एक कार्य दिखाने के लिए नहीं है तो इस तरह की राजनीति करके वो अपना रोटी सेकना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं से बाहर से आने वाले लोग, आपने जो बात कही, हमने तो कौन बाहर से, मतलब देखिए नाम कथावाचकों को बाहरी बता रहे हैं या पुलिस पर पथराव जिन्होंने किया उनको बाहरी बता रहे हैं? किसे बाहरी बता रहे हैं? जो लोग पथराव कर रहे थे पुलिस के ऊपर उनकी बात हो रही है कि वो बाहर से लाए गए लोग थे, वो बाहर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। पुलिस ने अपने आप पत्थर पड़वाए? नहीं, पुलिस ने नहीं पड़वाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तो आएंगे। पुलिस पे तो पथराव करेंगे जब भी तो वहां पे माहौल खराब होगा और माहौल खराब होगा तो आपके मेन मुद्दों से ध्यान भटका के आपके जो जिस तरह से सामाजिक न्याय की लड़ाई है उसको कमजोर किया जाएगा इन्हीं तरह से कि भाई ये लोग इस तरह के अगर कोई नाम बदल करके और जो असमानता की बात थी, जो असमानता की बात है उस पर बात ना हो जाए, इस तरह के उपलब्ध करा के यही तो इस बात को दबाया जा रहा है। इस तरह से ध्यान भटकाया जा रहा है कि ये लोगों के लिए जिनके साथ नाक तक रगड़वाई गई, जिनकी चोटी काटी गई, जिनके साथ इस तरह का व्यवहार आप 21वीं सदी में इस तरह का व्यवहार देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कोई सर समाज में इस तरह की बात को कोई भी सही से ठहराएगा और हमें इस बात को ही ध्यान रखना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मानसिकता है, आप मानसिकता को समझिए। और मानसिकता जब पकड़ में आती है तो वो क्या करते हैं, इधर उधर दाएं बाएं बगले झांक के और किसी तरह से कोई चीज नया मुद्दा खड़ा करके आप पत्थर डलवाओगे अपने लोगों से और उसके बाद ये सोचेंगे कि किस तरह से ये लोग या ये जातियां बदनाम हो और इनमें आपस में लड़ाई हो, एक जाति दूसरी जाति से लड़े। इस तरह का खेल आपने भारतीय जनता पार्टी की पैदाइश से देखा है। उनका तो धर्म से एक दूसरे को, धर्म को लड़ाना, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाना, ये सब बातें तो भारतीय जनता पार्टी ने करी है। और जाति का जिस तरह से खेल उत्तर प्रदेश में हो रहा है
मुझे नहीं लगता कि आपको उदाहरण देने की भी जरूरत पड़ेगी मुझे कि किस तरह से एक आज तक परमानेंट डीजीपी, क्योंकि वो 100 जाति का नहीं बन पा रहा है तो आप बना ही नहीं रहे हैं। आप इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? आप थानों से लेके किसी भी अधिकारी देखिए किस तरह से 100 जाति का खेल चल रहा है उत्तर प्रदेश में। सरकार में सभी यादव होते थे, नहीं डीजीपी क्या सभी यादव ऐसे तो वो 46 में से 56 वाली लिस्ट कहां गई? अगर आपकी बात में दम है तो आप दिखा दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जो नहीं दिखा पाए आज से कि 46 में से 56 यादव चुन लिए गए, आप दिखा दीजिए। यही तो झूठ और प्रोपेगेंडा में भारतीय जनता पार्टी माहिर है और इसी तरह का खेल करके वो लोगों को बरगलाने में कई बार सफल हुई है, लेकिन 2024 के बाद लोगों को समझ में आ गया है कि उनके लिए कुछ नहीं हुआ। उन्हें तो दाने दाने के लिए 5 किलो राशन पे लाके मोहताज कर दिया गया है और वो तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वोट मशीन हो गए, वोट बैंक की मशीन हो चुके हैं कि उन्हें सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उनके लिए कार्य कोई नहीं किया। आप थोड़ी सांस ले लीजिए, आप थोड़ा रेस्ट लीजिए, थोड़ा पानी पीजिए। पीयूष मिश्रा का मैं रुख करता हूं क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी सुहेलदेव पार्टी से पीयूष मिश्रा हैं, उनके नेता ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री भी हैं। भाई पीयूष मिश्रा जी, यहां पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भाटी का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ की सोच और कार्यशैली ऐसी है कि वो पीडीए की दुश्मन है, वो उनका हित नहीं कर सकती, अहित ही करेंगी हमेशा। आपका क्या अनुभव है? अनुराग जी नमस्कार। देखिए सबसे पहले तो भारतीय समाज पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कल से ही मीडिया में मुखातिब होकर इस मामले को रख रहे हैं। उन्होंने कहा क्या, ये जो कृत्य हुआ चाहे वह किसी भी जात बिरादरी के साथ हुआ, यह निंदनीय था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन कल क्या हुआ, पत्थर बरसाए गए, पुलिस की जीप तोड़ी गई, 13-14 लोग अरेस्ट हुए हैं। ये किस जात बिरादरी के आते हैं, कहां से आते हैं ये? अच्छा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी खूब गोल गोल घुमा रहे हैं कि देखिए जाति बदल गया। अरे महाराज, जाति औरतों की शादी के बाद बदलती है, वो भी कुछ जैसे ब्राह्मणों में बदल जाती है, मिश्रा पांडे तिवारी शुक्ला, वो कौन सी उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया कि यादव हो गए और यादव से अग्निहोत्री हो गए। देखिए 419-20 जो पहले आईपीसी थी उसकी और 138 जो बीएनएस है धोखाधड़ी का, ये मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हुआ जो कि स्वाभाविक है, चूंकि वह होना भी चाहिए। अच्छा अनुराग जी, एक बात बताइए कि धर्म के साथ, आस्था के साथ जाति बदल कर खिलवाड़ करना यह कहां तक तर्कसंगत है भाई? ऐसा क्यों किया उन्होंने? मुकुटमणि अग्निहोत्री उर्फ यादव जी ने ऐसा क्यों किया? ये बात कहां की है, ये देखना होगा। और दूसरी बात आपको मैं बताऊं, जो पीडीए की बात कर रहे हैं, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा का यह काम है कि आपस में लड़ाना। भाई पीडीए कौन लाया? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक या आगड़ा, ये कौन लेके आया? समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश जी ने लेके आया और लगातार इसके बाद वो जातियों को आपस में भिड़ाने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मण वर्सेस यादव, यादव वर्सेस ब्राह्मण, क्योंकि उनको साफ साफ पता है कि आगामी जो भी विधानसभा का चुनाव आने वाला है, वो कभी भी समाजवादी पार्टी अब जहां तक थी वहां तक भी नहीं पहुंच पाएगी और इनका सुपड़ा साफ होना तय है। तो ये जातियों को आपस में लड़ा के केवल एक अपना वोट पोलराइज करने के लिए ये ऐसा खेल कर रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप लोगों को उत्साहित करके पैसा देके जाओ, तुम दंगा करो, प्रचार करो। लेकिन माननीय योगी जी ने स्पष्ट किया है और तो मतलब आपका आरोप है कि दोनों कथावाचक प्लांटेड थे समाजवादी पार्टी की तरफ से। काम या तो वह ऊपर जाएगा या जमीन के अंदर जाएगा, प्रदेश छोड़कर भाग जाएगा। जी अनुराग जी, मैंने कहा कि आपका आरोप इसका मतलब यह है कि ये जो दोनों कथावाचक थे समाजवादी पार्टी की तरफ से प्लांटेड थे। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा किया गया है। भाई आप जात क्यों बदल रहे हैं? आप क्या महिला हैं क्या? शादियों के बाद अनुराग जी देखा होगा आपने कि पांडे है, मिश्रा है, तिवारी है, तो सरनेम बदल जाता है। ऐसा इनको अग्निहोत्री से यादव, यादव से अग्निहोत्री नाम अगर बदला गया, टेक्निकल इशू का हवाला दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तो जात कैसे बदल गई भाई? कैसे यादव से आप अग्निहोत्री हो गए, अग्निहोत्री से यादव हो गए? आपकी मंशा ही यही थी, समाजवादी पार्टी ने यह कराया कृत्य प्लांट करके कि जाइए आप ऐसा करिए, जातियों को आपस में मनस्वता लाइए और आपस में लड़ाई लगवाइए। कल क्यों भाई सब चले गए? एक कोई गगन नाम से आ रहा है, गगन यादव नाम से, क्यों गया वो इतनी गाड़ी लेकर? क्यों तोड़फोड़ करी? इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास। तो योगी जी का स्पष्ट संदेश है और माननीय ओम प्रकाश जी साथ में सहयोगी भी हैं, उनका भी स्पष्ट संदेश है कि दंगा फसाद करने वाले का स्थान अब जमीन के अंदर है या जमीन या ऊपर है या फिर प्रदेश से बाहर। ठीक है पीयूष जी, आपको मैं लाता हूं प्रदीप भाटी, काउंटर दीजिए। और जो बात पीयूष कह रहे हैं
उसमें बहुत बड़ा आरोप ये है कि वो कथावाचक समाजवादी पार्टी के द्वारा प्लांटेड थे, यानी कि आप उत्तर प्रदेश में जातीय विद्वेष फैलाने के लिए, क्योंकि आपको 2027 में इसका लाभ चाहिए, ये करवा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से करवाया जा रहा है, ये उनका आरोप है। मुझे नहीं लगता है राजभर पार्टी को वैसे भी सीरियसली ले लेना चाहिए, जिस तरह की अभी इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी रची। अरे आप हमने वो भी प्लांट हमने ही कर दिया था कि जिसके यहाँ पे होना है, ये तिवारी जी के यहाँ पे हो रहा था, वो भी हमने ही प्लांट कर दिया। कैसी आप बचकाना बातें करके तर्क देते हैं। सुनिए, इनके मंत्री आपके पीडीए का ए संभालते हैं। नहीं सुनिए, इनके पीडीए का ए आपके मंत्री संभालते हैं। इनके मंत्री राजभर साहब ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ा जो नेता है वो या तो दरी बिछाता है, बूट साफ करता है। बता दिए बदल गया क्या बयान, अब वो नहीं करने लगे हैं। और उनकी क्या हालत हो रखी है वो चीज। और जो योगी जी के लिए बोला, अगर मैं आपको, आप शर्मसार हो जाएंगे। बेचैनी आपकी, मैं मानता हूँ बेचैन होंगे आप, लेकिन सुन लीजिए आपका जब टर्न है जब बोलिएगा। दूसरी बात, जो योगी जी ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, अरे आप बेचैन हो जाएंगे। अगर मैं बता दूं तो योगी आदित्यनाथ के लिए उन्होंने क्या कहा राजभर साहब ने, आप तो बेचैन हो जाएंगे और मैं ऐसी भाषा प्रयोग नहीं करता हूं। अन्यथा मैं आपको अभी बताता कि किस तरह की भाषा, क्या मन हृदय परिवर्तन हो गया, कुर्सी का लालच हो गया। आप किसी को पिछड़े या किसी को, ये है भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात इन्होंने कहा मैंने किसी की जाति, बीच में असभ्यता आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सीख ली हो तो मैं उसका क्या करूं। असभ्यता आपने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में सीख लियो तो मैं उसका क्या करूं। मेरा टर्न है, मैं बोल लेता हूं, फिर आप बोल लीजिएगा। ठीक है, सुनिए, एक बात का जवाब दे दो, आधार नंबर सेम है तो जात की दूसरी जात कैसे हो गई? मैंने तो कहा ही नहीं। आप या तो आपके सुनने में, या तो आपके सुनने में खोट है, आपकी समझ में खोट है। मैंने तो कहा ही नहीं जात बदल गई। मैंने तो एक टेक्निकल इशू ये बताया। ये बताओ ना, अरे बता रहा हूँ ना भाई, सुनोगे, बता रहा हूँ सुनोगे। वही मैं कह रहा हूँ कि या तो आपकी समझ में खोट है या आपके सुनने में खोट है। अरे मैंने तो ये कहा ही नहीं कि जाति बदल गई। मैंने तो ये कहा कि आधार कार्ड जो मीडिया में आ रहे हैं कि ढांचा कहते थे जो आपकी सिटीजनशिप को मजबूत करता है। जो बाहर से लोग आए, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा कि आप उपनाम का प्रयोग करके ये मत सोचिए कि जाति से जाति को भिड़ा देंगे। इस तरह की राजनीति, घटिया तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस और उसके सहयोगी दल करते आए हैं और करते रहेंगे। हमने तो ये कहा सर्व समाज इसकी आलोचना करता है, इस तरह के कृत्यों की सर्व समाज आलोचना करता है। और खास करके पीडीए का जो आपने हाल किया, पीडीए के साथ जो गैर बराबरी उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है और देश के अंदर हो रही है, वो सब देख रहे हैं। आपने तो एक उदाहरण उड़ीसा का भी देख लिया, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या हुआ उसके अंदर। एक दलित, आप लगातार बोलेंगे, आप कमेंट्री मैच में नहीं आए, आज से भी आप क्रिकेट मैच नहीं देख रहे, आप कमेंट्री नहीं दे रहे। लगातार आपका जब नंबर आया बोलिए, जब आपका टर्न, मेरी जितनी भी झूठी है आप उनको तथ्यों से बताइएगा ना, तथ्यों से बताइएगा। बीच में बोलने का क्या तरीका है? अरे भाई आप बीच में बोलने का क्या तरीका है? ये तू मैं की बहस में क्यों पढ़ रहे हैं आप? मेरा जो भी बातें उसको तर्कपूर्ण तरीके से आप ध्वस्त करिएगा। और अगर अपने हिम्मत और हैसियत है, मैंने कहा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का उड़ीसा के अंदर, जैसी भारतीय जनता पार्टी किस तरह का दलितों को घास खिलाई जा रही है, उनको रगड़ाया जा रहा है, उसके ऊपर नाली का पानी। एक मध्य प्रदेश की घटना जहां पे आपने देखा किस तरह से एक दलित समाज से आते हुए उसको एक आदमी को किस तरह से उसके ऊपर पेशाब किया गया। ये ऐसी घटनाएं आपको क्या भारतीय जनता पार्टी को दिखती नहीं है? उसमें कार्रवाई कुछ नहीं करेंगे, हाँ डिबेट स्किप करेंगे ताकि कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागा जा सके। देखिए लगातार ठीक है, बाकी मेहमान भी हैं, लगातार आप जवाब दीजिए ना। आपके पास कोई तर्क हो, आपका नेता आज इधर पलटते हैं, कल उधर पलटते हैं, आप जवाब क्या देंगे? आपका नेता रोज पलटता है, रोज एक बात कुछ कहते हैं, अगले दिन कुछ कह देते हैं। एक तरफ योगी को गाली देते हैं, दूसरी तरफ जाके चरण स्पर्श करते हैं।
अरे आप पे भरोसा कौन करता है उत्तर प्रदेश में? तो पीडीए समाज तो छोड़िए, आप कोई एक जो सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति। बाकी जो पैनलिस्ट आपको धैर्य के साथ सुन रहे हैं, उनके धैर्य की परीक्षा मत लीजिए। मैं अनंत विजय और शांतनु गुप्ता जी के पास जाऊं उससे पहले विजय शंकर तिवारी जी का मैं एक जरूर कमेंट लेना चाहूंगा। विजय शंकर तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी का तो नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन प्रदीप भाटी कहते हैं कि इसमें पीडीए बिल्कुल अलग है, पीडीए के साथ अन्याय है और यह भारतीय जनता पार्टी और संघ की कलुषित सोच है जिसके तहत वो इस तरीके का जातीय विद्वेष फैला देना चाहते हैं 2027 के चुनाव आने से पहले। अनुराग जी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जिनका जैसा व्यवहार है वैसे ही सबको सोचते हैं जी। आप पिछले कई वर्षों से देख लीजिए, वर्ग विद्वेष, जाति विद्वेष कराने में अखिलेश जी कहीं पीछे नहीं है। और बड़ी परिमाण में देखो, जब समाज में कोई घटना घटती है, कोई व्यक्ति कोई गलत काम, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं है विजय शंकर तिवारी जी कि अखिलेश यादव ने कोई जातीय विद्वेष फैलाया हो, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। मैं बता रहा हूं यही जातीय विद्वेष हो जो 3-4 दिन से चल रहा है, ये जातीय विद्वेष तो है और क्या है। जब कोई एक व्यक्ति कोई गलत करता है, कहीं भी कोई करता है, तो अगर उस पर जांच होती है, जांच के बाद कोई निर्णय पर जाइए ना। आप पहले दिन से ही जाकर के समाज में, हिंदू समाज के बीच में आपस में विघटन पैदा कर देते हैं। आप सैकड़ों घटनाएं देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में, जब हिंदू समाज में कहीं दलित और कहीं आपस में झगड़ा होता है तो ये वहां जाकर वर्ग विभेद खड़ा कर देते हैं। और मैंने देखा, कई बार देखा, मुस्लिम समाज के द्वारा दलित समाज के ऊपर उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, उनके अपकर्म हुआ, तब अखिलेश यादव जी चुप रहते हैं। तो ये क्या है? यानी जब आपस में कोई बात हो गई, कोई झगड़ा हो गया, तो जाति को लेकर के, वर्ग को लेकर के अखिलेश यादव जी आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जहां मुस्लिम के द्वारा कोई घटना घटती है, दलित समाज के ऊपर या किसी हिंदू समाज के ऊपर, तो अखिलेश यादव सीधे चुपचाप रहते हैं। तो ये क्या घटना है? मैं कहता हूं कि वर्ग विभेद करना बंद करें, वो ये सामाजिक समरसता के लिए काम करें। लेकिन आज के परिवेश में अगर हिंदू समाज कमजोर होता है तो देश कमजोर होता है। ये उनको कब समझ में आएगा? ये आज का बड़ा यक्ष प्रश्न है अनुराग जी। ठीक है, डॉक्टर सतीश प्रकाश हमारे साथ हैं। डॉक्टर सतीश प्रकाश, यही सवाल मेरा आपसे है कि जब हम दोषियों की बात करते हैं तो क्या आप मानते हैं कि दोषी वो लोग भी हैं जिन्होंने अभद्रता की उन कथावाचकों के साथ? अगर वो कोई फर्जीवाड़ा कर रहे थे तो इस देश में, प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की भी कोई चीज है। कानून को अपना काम करने दिया जाना चाहिए था, उन्हें कानून के हवाले किया जाना चाहिए था। अनुराग जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जातीय उन्माद चरम के ऊपर है। अगर किसी व्यक्ति का आधार कार्ड गलत है, उसकी कोई पहचान गलत है, तो उसको आप किसी का पेशाब डाल करके, उसकी चुटिया काट करके अगर आप आधार कार्ड में परिवर्तन कर रहे हैं तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ठीक नहीं है। देखिए, मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जी को ये बात माननी चाहिए कि अगर देखिए, अब उत्तर प्रदेश की सरकार किसी संविधान को नहीं मानती, वो कहीं ना कहीं मनुस्मृति को मानती है। और मनुस्मृति के हिसाब से अगर कोई बड़ी जाति का व्यक्ति कोई अपराध करता है और अपराध सहने वाला अगर छोटी जाति का है, तो कहीं ना कहीं सरकार बड़ी जाति के साथ दिखाई देती है। अगर यहाँ इसी उत्तर प्रदेश में अमरोहा में आप देखते हैं कि अगर यादव समाज जो आज पीड़ित है, अगर वो दलितों के ऊपर अत्याचार करता है तो सरकार कहीं ना कहीं यादव समाज के साथ खड़ी होकर दिखाई देती है। अगर कोई ठाकुर, मतलब आप ये मानते हैं कि यादव समाज दलितों के साथ अत्याचार करता है? मेरी बात को सुनिए। देखिए, ये गलती दूर होगी, अखिलेश जी की भी गलती दूर होगी। 2012 की सरकार के बाद में जैसे ही अखिलेश जी सरकार के अंदर आए, आज वो पीडीए की बात कर रहे हैं। पीडीए क्या है? अगर तमाम अखिलेश जी को जाकर के अपने तमाम यादव समाज को यह समझाना चाहिए कि अगर मनुस्मृति, चूंकि वो सनातनी अपने आप को घोषित करते हैं, तमाम सनातनी धर्मों के अंदर जाकर के वो तमाम मंदिरों में जाते हैं, तमाम गंगा स्नान भी करते हैं, अपने आप को सनातनी भी कहते हैं, अपने आप को यजुवंशी भी कहते हैं, अपने आप को कृष्ण भक्त भी कहते हैं। अगर वो अपने आप को कृष्ण भक्त कहते हैं तो पीडीए झुटावा है। पीडीए का मतलब सामाजिक न्याय, और सामाजिक न्याय की लड़ाई हमेशा धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ी जाती है। कोई भी व्यक्ति अगर धार्मिक का जो चोला ओढ़ करके सामाजिक न्याय के रास्ते पे नहीं चल सकता। लेकिन अखिलेश जी तो सम्मानित कर रहे हैं उन कथावाचकों को। नहीं, आप सुनिए। मेरा कहना यह है, सुनिए, कथावाचकों को भी ये समझाना चाहिए, समाजवादी पार्टी को ये जाकर के यादव समाज को समझाना चाहिए
कि मनुस्मृति के जिस सनातनी व्यवस्था को आप मानते हैं, जिसका आप पैरोकार हैं, जिसको आप बाकायदा डिफाइन भी करते हैं, उस सनातनी व्यवस्था के अंदर यादव समाज शूद्रवंशी है। वो शूद्रों के साथ जैसा व्यवहार होगा। अब ये तो मनुस्मृति कह रही है ना कि अगर कोई शूद्र आदमी जाकर के कथा का वाचन करेगा, उसके ऊपर, पहले तो गौमूत्र की बात थी, अब तो आपने कुछ महिलाओं का मूत्र उसके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। उसकी चोटी काटनी ये कहा गया है, ये कंफर्म नहीं है सर अभी। नहीं, आप सुनिए सर, मेरी बात को सुनिए। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति अगर गलत परिचय देकर के भी अगर कोई वो गलत काम कर रहा है, तो इस भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी महिला का मूत्र उसके ऊपर फेंका जाए, बाकायदा वीडियो है, उसके बाल काटे जाए, बाकायदा वीडियो है। इस बात की कहीं ना कहीं घोर वर्षना होनी चाहिए। मैं समाजवादी पार्टी और किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के नाते। और दूसरी बात, एक सवाल समाजवादी पार्टी से भी है कि आप इस व्यवस्था को क्यों नहीं कह रहे? अगर आपने पीडीए बनाया तो आप नहीं निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा को मानते हैं। अगर आपका पीडीए सक्सेसफुल है तो आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की वो 22 प्रतिज्ञाओं में पहली प्रतिज्ञा भी माननी चाहिए। अपने यादव समाज के बीच जाकर के उनको समझाइए कि आपको कथा वाचन करने की जरूरत नहीं है, आपको संविधान का वाचन करो। आप जाकर के अपने लोगों के अंदर इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बताइए, इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को बताइए कि कथा वाचन से कुछ नहीं होने वाला। जो कोई भी पिछड़ा व्यक्ति हो, दलित हो, जो सामाजिक रूप से पिछड़ा हो, उसके जीवन में जो भी कथा वाचन से आप कैसे रोक सकते हैं सतीश प्रकाश जी? कथा वाचन से कैसी आपत्ति है? ठीक है, संविधान का बखान सभी को करना चाहिए, उसके लिए कथावाचक होना जरूरी नहीं है ना, या धर्म भीरू होना जरूरी नहीं है। ये तो संविधान का वाचन तो सबको करना चाहिए, लेकिन कथा वाचन से यादव समाज के लोग अगर कथा वाचन करते हैं तो उसमें आपत्ति कैसी है? हाँ, ये मैं मानता हूं कि अपनी पहचान के साथ करें, पहचान बदल कर ना करें। बाबा रामदेव जी तो योग सिखाते हैं। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कथा वाचन करने से कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन लोगों को जाकर के समझाइए कि अगर कोई पिछड़ा व्यक्ति जाकर के आपके एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, अगर उसके बावजूद भी आप उसको बख्शने के लिए तैयार नहीं है, उसका मुंह काला करेंगे, उसके बाकायदा आप चोटी काटेंगे, ये भारत में हो रहा है। मेरा मानना है कि अखिलेश जी को अगर वास्तव में ही पीडीए की लड़ाई लड़नी है तो उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रथम प्रतिज्ञा अपने यादव समाज के आकर जाकर के मैं सतीश जी लौटता हूं आपके पास। ठीक है, सतीश जी लौटता हूं आपके पास और इस पर काउंटर भी लूंगा प्रदीप जी आपसे, लेकिन डॉली शर्मा हमारे साथ हैं, उनके पास में पहले भी गया था लेकिन कुछ तकनीकी खामी की वजह से उन कनेक्ट नहीं हो पाई। डॉली जी, योगी आदित्यनाथ का जो बयान है वो आपने भी सुना होगा। उन्होंने कहा पिछली सरकारों की उपलब्धियां क्या थी, जातीय संघर्ष कराकर परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देना ही पिछली सरकारों की उपलब्धि रही। फिर आगे उन्होंने कहा कि केवल अपने परिवार के लिए काम करती थी पिछली सरकारें। अब सवाल यह कि यहां वो सिर्फ समाजवादी पार्टी पर ही निशाना नहीं साध रहे, कांग्रेस की सरकार को भी उन्होंने निशाने पर लिया है। अनुराग जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि माफियागिरी और ये और वो, मैं आज जिले जिले में गिना सकती हूँ जिस तरीके की माफियागिरी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में चल रही है। अभी कुछ ही दिन पहले का मामला है गाजियाबाद में, जिस तरीके से दबंगों ने एक नवयुवक की हत्या कर दी, सीधी के सीधी गोली मारी। वो कोई ऐसा अपराधी नहीं था, 10 साल जेल में रहकर आया, पॉक्सो लगा हुआ था, लेकिन खुलेआम घूम रहा था। अच्छा। उसने एक पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। रवि शर्मा की बात कर रही हूं मैं, गाजियाबाद के रावली गांव मुरादनगर। ऐसे ही पिछले समय इतनी सारी हत्याएं जगह जगह हुई हैं। तो ये बातें करते हैं, ये पहले देख ले कि उत्तर प्रदेश की हकीकत क्या है और उत्तर प्रदेश के आज मुद्दे क्या है। और जातियों की जो ये बात करते हैं, तो अभी आरएसएस के बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या कहा, संविधान की ये लोग बातें करते हैं, उन्होंने तो कहा धर्म निरपेक्ष शब्द, ऐसे शब्द संविधान से निकाल देने चाहिए। तो जातियों की, धर्म की बात कौन कर रहा है? असलियत में तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बिना जाति और बिना धर्म में बांटे हिंदुस्तान में सत्ता चला ही नहीं सकती। अगर ये हरियाणा जाएंगे तो जाट और नॉन जाट करेंगे, अगर उत्तर प्रदेश जाएंगे जहां इन्हें लगता है हिंदू मुसलमान से काम चलेगा, वहां ये हिंदू मुसलमान की आग लगाएंगे। जहां इन्हें लगता है कि ब्राह्मण और दलित करके काम चलेगा, तो ये वहां इस तरीके के काम। जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे अनुराग जी, वैसे वैसे
भारतीय जनता पार्टी अपने इन एजेंडों को लेकर सामने आने लगती है। हिंदुस्तान विभिन्नता में एकता के लिए मशहूर है। आप बताइए कि कौन सी एक ऐसी जगह पूरे हिंदुस्तान में जहां सरकार में रहते हुए और सबसे ज्यादा राज्यों में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहीं पर भी आग बुझाने का काम किया हो। इनके प्रवक्ता, इनके समर्थित लोग तुरंत आग लगाने के लिए आ जाते हैं। कहीं शांति की अपील नहीं करेंगे, कहीं शांति की बात नहीं करेंगे। मैं दूर की बात नहीं कर रही हूं, मैं उस पीड़ित परिवार से मिलकर आई हूं। ठीक है, मैंने देखा है उनका दुख। अभी कल ही, आज ही मैंने जिला अधिकारी से भी मुलाकात करी, लेकिन एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता उनके पास नहीं गया होगा उनसे मिलने, उनका दुख बांटने। तो ये इनका सीधा और साफ एजेंडा है। जहां वोट नहीं है वहां ये नहीं जाएंगे। ये सिर्फ लोगों को बांटेंगे और बांटने के नाम पर वोट की राजनीति करेंगे। ठीक है डॉली जी, दुर्भाग्य है कि आज भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है। लेकिन अनंत विजय, ये जो डॉली शर्मा और ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी और संघ पर, आपके आकलन के हिसाब से ये आरोप सही है क्या? आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने मुझे प्रश्न पूछा है, लेकिन मैं पैनल में बैठे हुए तमाम विद्वान को, जिन लोगों ने मनुस्मृति से लेके और तमाम चीजें कोट करके, और मैं तो जब लोग मनुस्मृति कोट करते हैं तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मनुस्मृति की संहिता में किस अध्याय में लिखा गया है ऐसा, जैसा लोग कोट करते हैं, तो उसका उत्तर शायद नहीं मिल पाता है। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको उमा भारती की जाति पता है? डॉक्टर सतीश जी, ओवरलैप होगा, फिर किसी की बात समझ में नहीं आएगी। मैं लाता हूं आपको सतीश जी। डॉक्टर साहब रुक जाइए, आपको अवसर मिलेगा, आप बोलिएगा। आप निर्बाध गति से बोलते रहे। हम लोगों के तकनीकी खामी की वजह से आपको एकदम मैदान खाली मिला था। थोड़ा अब हमें भी बोलने दीजिए, सहिष्णुता दिखाइए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं अनुराग कि जिस प्रकार से, क्या आपको उमा भारती की जाति पता है? क्या आपको साध्वी निरंजन ज्योति की जाति पता है? क्या आपको मुरारी बापू की जाति पता है? यहाँ पैनल में बैठे हुए सारे लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या साक्षी महाराज की जाति पता है? क्या देश की जनता ने संतों की जाति पूछनी शुरू कर दी? क्या जो समाजवादी पार्टी के लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अगर कथावाचन कोई यादव कर रहा है तो आज तक किसने कहा, कैसे रोका? अगर राजनीति नहीं करनी थी तो उस कथावाचक को शॉल उड़ाकर सम्मानित करने की आवश्यकता करके आपने जाति में उसको बांटने का, आपने उसको यादव बनाने का वो एक राजनीतिक ताना बाना बुना। मैं उसको षड्यंत्र करके किसी पर कोई आरोप नहीं लगाता हूं, लेकिन राजनीतिक दल इस प्रकार से राजनीतिक ताना बाना बुनते हैं। उसके बाद क्या आवश्यकता थी आपको बिहार के एक यादव नेता के परिवार से वीडियो कॉल करने की और उसको यह बताने की कि एक यादव के साथ ऐसा हो रहा है? बिहार के यादवों को संदेश देना चाह रहे हैं? क्या आपने यह जानने का प्रयत्न किया, क्या आपने यह जानने का प्रयास किया कि उस कथावाचन में महिलाओं के साथ कोई बदतमीजी की गई कि नहीं की गई? मैं बिल्कुल इस बात के खिलाफ हूं कि किसी के सर मुड़े जाए, किसी के साथ मारपीट की जाएगी। कानून अपना काम करेगा, कानून उनके खिलाफ भी अपना काम करेगा जिन्होंने कल पुलिस पर पत्थरबाजी करी, कानून उसके खिलाफ भी अपना काम करेगा जिन्होंने पुलिस की गाड़ियों पर आक्रमण किया। बावजूद इसके मैं पूछना चाहता हूं इन तमाम विपक्षी दलों से, इन तमाम विरोधी दलों से कि आज आप संतों को जाति में बांटना शुरू कर दिया। कल तक तो आप MY कॉम्बिनेशन, PDA, तमाम तरह की जाति पाति भेदभाव सब, अरे अगर सदियों से अगर किसी जाति पर अत्याचार हुआ तो उसको दूर करने का सबको मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। उसके बार बार उस जाति की बात को, जाति की अस्मिता को उभार कर आप तो स्वयं उसको बांटने का प्रयास करते हैं अनुराग जी। और हमारे समाज में ये कहा गया, जात न पूछो साधु की, और यहाँ तो बार बार चिल्ला कर कह रहे हैं लोग ये यादव था, ये यादव था, ये यादव था। अरे आप अपने वोटरों को संदेश देना चाह रहे हैं, आप अपने यादव वोट को न सिर्फ यहाँ बल्कि बिहार में भी कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि बिहार में अगर यादव, लेकिन अनंत विजय जी, विवाद ये यादव हैं, ये विवाद तो उस भीड़ ने शुरू किया जिस भीड़ ने कथावाचकों के साथ अभद्रता की। अखिलेश यादव तो बहुत बाद में कूदे हैं इस विवाद में, उससे पहले पहचान छिपाकर, पहचान बदलकर कथावाचक कथा बाच रहे थे। ये आरोप तो भीड़ की तरफ से आया, जब उनकी तरफ से शिकायत कराई गई, जब महिला ने शिकायत कराई कि उसके साथ अभद्रता हुई, तब ये मामला निकल करके सामने आया। लेकिन यादव होने का हवा किसने दिया? मैं ये कह रहा हूं, अगर यादव ना होते तो क्या समाजवादी पार्टी के कार्यालय में शाल उड़ाकर उनका सम्मान किया जाता क्या?
मैं ये जानना चाहता हूं। एक और साधु बाबा के उसमें तब भगदड़ हो गई थी, किसी ने उसके खिलाफ बोलने का प्रयत्न किया क्या? और अभी मैं सुन रहा था वोट के लिए लोग यहां चले जाते हैं। क्या आपने कभी राहुल जी को मुर्शिदाबाद में देखा क्या? तो सब लोग अपनी अपनी राजनीति करने का प्रयास करते हैं। मैं सिर्फ इतना अनुरोध करना चाहता हूं, यहाँ सभी राजनीतिक दल के नेता, राजनीतिक विश्लेषक, प्रवक्ता सारे बैठे हैं कि अगर इस समाज को जाति पाति से ऊपर उठाना है, जाति की दीवार को तोड़ना है, जाति की दीवार को ढाकर अगर एक समरसता मूलक समाज बनाना है, जो बाबा साहब अंबेडकर का सपना था, नाम सब लेंगे बाबा साहब का, लेकिन बाबा साहब ने जिस समरसता मूलक समाज की कल्पना की थी उसको तोड़ने का काम भी सब करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि अगर जाति कंसोलिडेशन नहीं होगा तो आपको वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, अनंत विजय जी की बात अगर माने प्रदीप भाटी जी, तो मेरा इशारा तो 2027 था, पर अखिलेश यादव तो और भी ज्यादा एक्टिव निकले, वो बिहार चुनाव भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं देखिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए आप कहीं भी साधना, किसी भी कुछ कहें, जहाँ जहाँ अत्याचार होगा, पीडीए के साथ अत्याचार होगा, आप देखेंगे माननीय अखिलेश यादव जी मुखर होकर वहाँ पे अपनी बात रखेंगे। इन्होंने शायद एक चीज़ को नहीं ध्यान दी कि उसमें सिर्फ यादव यादव आप कर रहे हैं। मैंने तो एक बार भी यादव नाम भी नहीं लिया, मैंने तो पीडीए समाज की बात करी। दूसरा, उसके अंदर एक श्याम जी कठेरिया भी था, वो दलित समाज से आते हैं, तो उनको क्या उनका सम्मान नहीं किया गया? अरे आप इसको जाति उसमें बांटना चाह रहे हैं, इसलिए आप यादव यादव कर रहे हैं और आपकी पोल वहीं खुलती है। दूसरी बात, तिवारी जी ने कहा कि हम आवाज भी ना उठाएं। वो ये कह रहे हैं कि भाई ये आगे इसके अंदर बातें कहने लग जाते हैं कि इस तरह का अत्याचार हो रहा है, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, समाजवादी पार्टी उसमें आवाज भी ना उठाए। अगर किसी दलित भाई के साथ हो रहा है, कल उसके साथ का ही जिला है एटा में क्या हुआ, रात को 12 बजे पुलिस को घुड़चढ़ी करा पाई, एक दलित दूल्हे की बारात चल रही थी वहीं पे, इसी हफ्ते की ये बात है। जिस उत्तर प्रदेश में इतना अत्याचार हो उसकी बात हम ना करें। हम ये कहते कि तिवारी जी आप क्योंकि आप उस समाज से आते हैं जिसमें प्रबुद्ध समाज है, जिसको ये एक तरह से हासिल है कि भाई आप अपर कास्ट हैं, तो आप जो नीचे कास्ट है उनके लिए आवाज तो उठाइए। जब आवाज उठाने की बात आती है तो आरएसएस बीजेपी जाके बिल में घुस जाती है, और कौन आते हैं? आप जैसे लोग आते हैं और वो आके क्या कहते हैं, जाति जाति में बांट रहे हैं। अरे जाति में बांटेंगे, आपने बांटा है, जाति में बांटा आपने। पार्लियामेंट के अंदर अगर राहुल गांधी जी की किसी ने जाति पूछी तो आपने पूछी, भारतीय जनता पार्टी ने। और अंबेडकर एक सेकंड अनुराग भाई एक बोलिएगा पूरा। नहीं, पत्रकारों की जाति कौन पूछता है? नहीं, पत्रकारों की जाति से देखिए किस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर उन्हें नंगा करके पीटा गया। आप भूल गए वो दृश्य मध्य प्रदेश का, जिस तरह से परेड करें उनको नंगा करके मारा गया। और जाति जाति कौन कर रहा है? अंबेडकर जी की जाति, अंबेडकर जी का नाम ले लेके इतना नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। इससे ज्यादा शर्मनाक बयान हो सकता है किसी का? और आप बोल रहे हैं कि जाति की बात हम कर रहे हैं, और अंबेडकर जी के नाम लेके तो स्वर्ग हमें मिल ही रखा है। हमने संविधान जो मिला है वो अंबेडकर जी की देन है, तो हमारे लिए तो संविधान ही स्वर्ग है। हम तो उस संविधान की बात करते हैं, लेकिन आपने किस तरह का बयान दिया? तो ये आपकी सोच, ये विकृत सोच आपकी बताती है, भारतीय जनता पार्टी की बताती है कि किस तरह की मानसिकता से आप देश को चलाना चाहते हैं। और दूसरी बात आपने एक सेकेंड आनंद जी, आपने चलो संत माना क्या उन्हें? जो लोग कथा वाचन कर रहे थे, आपने कहा संतों की जात मत पूछिए। किस तरह का जाति सूचक, जिसको मैं यहां बोल नहीं सकता हूं, उसका प्रयोग किया गया, जिसपे मुकदमा दर्ज हो जाता है, उस नेत्रहीन बच्चे के लिए, उस नेत्रहीन संत के लिए आप मार रहे हो उसे संत। अगर संत मार रहे हो तो उसकी आवाज उठाओ, जाति जाति मत करो उसके अंदर। अगर आप ये मानते हैं कि वो भी संत है, पीडीए समाज भी संत है, तो पीडीए समाज के लिए आवाज उठाइए, ऐसे बिल में मत घुसिए और सिर्फ उसको किसी तरह से ये जाति जाति की लड़ाई मत करिए। मैंने आपको पहला स्टेटमेंट ही माननीय अखिलेश यादव जी का सुनाया, बताया कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि भाई समाज के अंदर नकारात्मक लोग ये द्वेष भावना फैला रहे हैं, लेकिन हम सब एक हैं। ठीक है, मैं लूंगा। अनुराग जी 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। आनंद जी काउंटर दीजिए, फिर शांतनु जी हमारे साथ जुड़ गए। मैं सिर्फ भाटी जी से बहुत
अच्छा वक्तव्य दे रहे हैं। भाटी जी को ये याद दिलाइए कि जब उनके नेता के सामने माइक लगाया गया था तो किसको ब्राह्मण के जाति सूचक शब्द से पूछा। उनको ये याद दिलाइए कि किस सभा में माननीय श्रीमान राहुल गांधी जी ने एक पत्रकार की जाति पूछी। अरे संसद में पूछ लिया तो बहुत तकलीफ हो रही है, और पत्रकारों से सार्वजनिक रूप से ह्यूमिलिएट करते हो उसको, जाति को पूछ के, तब आपको बड़ा अच्छा लगता है। ये तो दो तरह की बात हुई। अरे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया भी है सर। मीडिया की किस तरह से बुरी हालत करी हुई है, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, बुरी हालत नहीं है। आपके सामने सरकार से सवाल आवाज उठाइए, किस तरह से मध्य प्रदेश में उन्हें नंगा करके घुमाया गया, उस पे आवाज उठाइए। उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे मुकदमे लग रहे हैं उन पत्रकारों पे, उस पे भी आवाज उठाइए। मैं आपके साथ हूँ। और जाति जो अगर किसी जाति विशेष भावना से ग्रस्त होगा तो उसकी जाति भी पूछी जाएगी। अगर भावना आपकी ऐसी है, अगर आप भावना उस भावना से पूछ रहे हैं, इसलिए पूछा जाए। ठीक है, आनंद जी बात पूरी कीजिए। मतलब आप करो तो रासलीला, दूसरे करे तो कैरेक्टर ढीला। ये बड़ी गजब बात कह दी भाटी जी। आवाज उठाइए ना, आपका तो हर तरह से कैरेक्टर ढीला हो रखा है। आप आवाज उठाइए ना, एक की तो आवाज उठाइए, वो बीजेपी एक तरह से तो आवाज उठाइए। और पॉलिटिकल कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, उसको अन्यथा मत लीजिएगा। पॉलिटिकल कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, उसको अन्यथा मत लीजिए। और उस तरह की बात करिए तो जो मैं आपको एक हफ्ते में पिछले गिना दूं तो इतने सारे कांड आपकी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करे, उनके ऊपर आवाज उठाइए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपकी सरकार नहीं है कि सिर्फ अनंत विजय की सरकार है? वो भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में है, उनमें जो हो रहा है उन पे अगर अत्याचार हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? नहीं, उसे क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना कहे। ठीक है, शांतनु जी के स्काइप में प्रॉब्लम थी, मैं 2 बार जाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन शांतनु गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। शांतनु जी, ये जातीय विद्वेष आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव के चलते फैलाया जा रहा है? और अगर ये साजिश है तो किसकी साजिश है? देखिए अनुराग भाई, 2012 में जब अखिलेश यादव ने अपने पिताजी से और चाचा जी से पार्टी छीनी, उसके बाद से वो लगातार चुनाव हारते गए। 2014 हारे। बात पूरी हो जाए, तथ्य बताइए। पार्टी छीनी किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप बताओ ना। अच्छा, किसने कहा? इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पार्टी छीनी है। आप कौन होते हैं कहने वाले पार्टी छीनी? आपत्ति दर्ज करा दिया। नहीं, आपत्ति करा दी। आपकी बात चलेगी। कोई संवैधानिक संस्था ने बोला है क्या? अपने दफ्तरों में करिएगा। 24 में उनको आंशिक जीत मिली, और जीत क्यों मिली? क्योंकि जाति के नाम पे झूठ फैलाया। तो समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को समझ में आ गया, अगर उनको कोई भी चुनावी जीत चाहिए तो उन्होंने जाति का कार्ड खेलना ही पड़ेगा, परिवारवाद का कार्ड खेलना ही पड़ेगा। मतलब पार्टी में है कौन? मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव, ऐसे मैं 40 नाम ले दूंगा। तो उनको यही 2 चीजें हैं, मेरा परिवार, यादव भी नहीं, मेरा परिवार, सैफई परिवार और जाति, इस कार्ड पे खेलेंगे। अभी आनंद जी ने कहा जाति ने पूछो साधु की, और भारतीय समाज ने कभी नहीं पूछा। मेरे हाथ में महाभारत पढ़ी, किसने लिखी है? ब्राह्मण ने नहीं लिखी। मेरे हाथ में गीता लिखी है, कृष्ण ने कही, लिखी किसने? किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखी। मेरे हाथ में रामायण है, किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने लिखी। ब्राह्मण समाज से नहीं आते थे। बाबा रामदेव का पूरा संत समाज सम्मान करता है, वो ब्राह्मण समाज से नहीं आते हैं। साउथ में आनंदमयी माँ है, अम्मा है, उनका पूरा भारतीय समाज सम्मान करता है। तो भारतीय समाज में साधु की जाति कभी नहीं पूछी जाती है, और जहां पे गलती होगी तो पुलिस ने एक्शन भी लिया, एक जगह लिया, हर जिले में लिया। तो लेकिन अखिलेश यादव जी ने क्यों शॉल बनाया? उनको दिख रहा है चलो अब मेरा जो यादव कार्ड है कहीं आज आप ही। तो सबसे बड़ी मजेदार है ये कांग्रेस और उसमें झगड़ा है कि कौन मेरा दलित वोट ले लेगा, कौन मुस्लिम वोट ले लेगा। तो उनके पास और कोई कार्ड नहीं बचा है। कोई नया हाईवे आता है, कहते हैं मैंने कहा था 8 साल पहले इसलिए बनाया हाईवे। उनको और कोई काम ही नहीं है। मतलब वो एक विक्षिप्त जैसा साउंड करते हैं। कुछ बड़ा कांड होता है वो यूके में पड़े रहते हैं आधे समय। तो क्या मेरे बच्चों के पास यूके में हूँ, यहाँ पे राजनीति और ट्विटर पे राजनीति करते हैं वो। तो मेरे ख्याल से उनके पास और कोई ये कॉमिक कूद पड़ेंगे कॉमिक आदमी को बैठा के आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कराएंगे किसी नेता के लिए? देश की 3 नंबर की पार्टी के लिए, देश के 3 नंबर के नेता के लिए भाषा का प्रयोग करेंगे और हमें आपत्ति भी दर्ज नहीं कराएं इसमें? ये कॉमिक लिखने वाले आदमी को आप ऑथर किसने बना दिया? कॉमिक लिखने वाले आदमी को जाति परिवार की बात कर रहा था। योगी आदित्यनाथ किस परिवार से आते हैं? किताब लिखी थी ना, उसमें किताब लिखी थी ना योगी आदित्यनाथ जी पे। बता दीजिए कौन से परिवार की उसपे वो वहां पे गोरखनाथ पीठ में पहुंचे, ये भी बता दीजिए परिवारवाद के। और परिवारवाद के साथ मित्रवाद भी बताइए कि किस तरह से देश को लूटा जा रहा है मित्रवाद के नाम पे।
दोनों पे जवाब की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का टिप्पणी से बचे नहीं। अखिलेश यादव के लिए इस तरीके की टिप्पणी पर मैं आपत्ति दर्ज कराता हूं। शांतनु जी, मानसिक विक्षिप्त और इस तरीके के शब्दों से बचिए आप, बहुत ही संयमित। वो कह रहे हैं कि भाजपा ने पैरासिटामोल, अगर कोई बोले कि भाजपा ने पैरासिटामोल खराब कर दी, भाजपा का जो टीका आया, जो कोरोना का टीका आया, उससे नपुंसकता फैल जाती है, वो भाजपा का टीका, ये क्या है? मानसिक विकृति नहीं है क्या? मेरे लिए सभी सम्मानित है। इस तरह की भाषा का प्रयोग जो आदमी करता है उसकी विकृति आप क्या समझते हैं? मानसिक रूप से ठीक है? किस तरह की भाषा का प्रयोग वो व्यक्ति कर रहा है? और आपके चैनल पे इस तरह को इंडोर्स किया जा रहा है, इस तरह को इंडोर्स किया जा रहा है। कोई इंडोर्समेंट नहीं, मैंने इंडोर्स किया जा रहा है, इस तरह से भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप मैंने व्यक्तिगत टिप्पणी को कभी इंडोर्स नहीं किया। दो कॉमिक लिख के वो आदमी व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा ऑथर समझ रहा है। ऐसा अब आप व्यक्तिगत टिप्पणी, नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी उसने करी है, व्यक्ति ने। आप इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होने देंगे किसी चैनल के ऊपर, इंडोर्स नहीं करने देंगे किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहा है व्यक्ति। मेरी डिबेट में कुछ भी कॉमिक नहीं होता। किसी भी एक्चुअली समाज, डॉक्टर सतीश प्रकाश की लड़ाई है, इस तरह ये भाषा वही इनकी भाषा शैली है। बिकॉज ये समझते हैं, जाके जब आप मुख्यमंत्री निवास खाली करते हैं तो आप गंगा जल से धुलवाते हैं, जब मंदिर में वो पहुंचते हैं तो उसको किसी नए घर में जाते हैं तो पूजा अनुष्ठान होता है, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें क्या दिक्कत है? मेहनत है योगी आदित्यनाथ, मेहनत है योगी आदित्यनाथ। अगर वो किसी घर में गए और उन्होंने वहां शुद्धिकरण करवाया तो इसमें क्या है? ये तो प्रावधान है धर्म के हिसाब से। ठीक है, डॉक्टर सतीश प्रकाश भी टिप्पणी करना चाह रहे थे, मैं उनकी टिप्पणी भी अब सम्मिलित करूंगा। डॉक्टर सतीश प्रकाश बोलिए। देखिए अनुराग जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक शब्द है चकल्लासबाजी। चकल्लासबाजी इस तरह का एक शब्द है कि उसमें कुछ नहीं होता, एक दूसरे लड़ते रहेंगे। बीजेपी और अखिलेश यादव एक ही हैं। गगन यादव जो अहिर रेजिमेंट का अपने आप को लेकर के थाना घेरते हैं, बाकायदा राम गोपाल यादव का ये स्टेटमेंट है कि जो गगन यादव है वो बीजेपी के एजेंट है, अखिलेश यादव कुछ और कह रहे। बेसिकली कहीं ना कहीं अखिलेश यादव, योगी जी की जो सरकार है वो नाकाम है, उस पर ध्यान भटकाने के लिए उत्तर प्रदेश में जातीय उन्माद को अलग किया जा रहा है। भारत, सुनिए मैं बिल्कुल गंभीर नहीं, बिल्कुल सच बता रहा हूं आपको। मेरा मानना यह है कि अखिलेश यादव जी को अगर ये मामला करना था तो कहीं ना कहीं योगी जी को कहीं ना कहीं उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। किसी भी भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति के पास यह अधिकार नहीं है कि किसी भी आदमी के पर, क्या उसका कितना भी बड़ा अपराधी भी हो, अपराधी के ऊपर भी आप कोई मूत्र या कोई किसी के बाल नहीं काट सकते। इस देश में एक न्याय व्यवस्था है, इस देश में एक संविधान है। आप जानबूझ करके कहीं ना कहीं मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं कि जहां पे एक वर्ग को यह अधिकार दिया जाए कि अगर कोई नीचे वर्ग का व्यक्ति है उसके साथ आप इसी तरह का व्यवहार करेंगे। देखिए अखिलेश जी को क्या करना चाहिए वास्तव में, अगर अखिलेश जी सामाजिक न्याय की लड़ाई को या पीडीए की लड़ाई को लड़ना चाहते हैं तो उनको अपने तमाम यादव समाज के लोगों को यह समझाना चाहिए कि आपका व्यवहार कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के खिलाफ। विजय शंकर तिवारी जी एक नया एंगल डॉक्टर सतीश प्रकाश लेकर के आए कि योगी सरकार की नाकामी को छिपाने के लिए अखिलेश यादव ये यादव वाला मुद्दा उठा रहे हैं जिससे कि बहस डाइवर्ट हो जाए, और अखिलेश यादव जो है समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। हाँ अनुराग जी, केवल 20 सेकंड में बोलूंगा जी। सतीश प्रकाश जी प्रोफेसर हैं और ये कैसे एक दूसरे का समानता कैसे कर रहे थे, मुझे लगता है वो घटना सतीश जी आपको याद होगी, उसमें कृतज्ञता भी निकलती है, कृतज्ञता भी निकलती है। वो घटना याद है आपको जब समाजवादी पार्टी बहन जी को घेरने गई थी गेस्ट हाउस में, एक वो पार्टी है और एक दूसरी पार्टी बचाने गई थी, तो आप कृतज्ञता और कृतज्ञता के बीच का अंतर सब भूल गए आप। यानी अगर जो बचाने वाला है उसको मारने वाले के साथ जोड़ देंगे तो इसको सतीश प्रकाश जी कृतज्ञता बोलते हैं, कृतज्ञता। हाँ मैं बोल रहा हूँ उसको कृतज्ञता बोलते हैं, और जो कृतज्ञ होता है, जो कृतज्ञ होता है, जो कृतज्ञ होता है उसको अपने बारे में विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। और कह चुकी है साफ साफ कि अखिलेश यादव जी को मैं इसके दोषी मानती नहीं, और वो कहीं से इन्वॉल्व नहीं थे। उसके बावजूद भी आप ये सवाल उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप किस एक विशेष मानसिकता से आते हैं, किसी एक विशेष पार्टी से जुड़े हुए हैं।
यही करने से अखिलेश यादव थे जिन्होंने 2012 में पार्टी पे भी कुछ बोल लीजिए। चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि जाति विद्वेष का जो आरोप योगी आदित्यनाथ लगा रहे हैं उसकी एक झलक यहाँ पर हमें डिबेट में देखने को मिली कि हाँ वाकई में भले वो आगामी चुनाव के मद्देनजर हो, बिहार चुनाव के मद्देनजर हो, लेकिन एक जातिगत झगड़ा शुरू हो चुका है जो कि निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियां बड़ी जिम्मेदार राजनीतिक पार्टियां हैं और उन्हें सबका विकास और सबका साथ पर ही ध्यान देना चाहिए। ये किसी एक पार्टी का एजेंडा नहीं हो सकता, किसी समाज को लेकर के ये सभी पार्टियों का एजेंडा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा पैनलिस्ट का, सभी जो आज डिबेट में जुड़े। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। अगली मुलाकात तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए।